मैम अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स जैसे CRM टीम है, प्लेसमेंट टीम है, तो प्लेसमेंट टीम का भी इतना अच्छा है कि अगर कोई एक जन अवेलेबल नहीं रहा तो हम दूसरे मैम को कन्वे कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, तो वो बहुत जल्दी मतलब हमको रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हमको अगर कुछ डाउट आया है, कोई कंपनी के बारे में डाउट है कि कैसा है, तो वो मैम हमको कनेक्ट करके बताती है कि मतलब पूरा कैसा है, कंपनी का बैकग्राउंड वगैरह सब बताया जाता है। बैकग्राउंड बताते हैं, तो फिर उसके बाद ही हम उसको फिर अप्रोच करते हैं। फिर बहुत बार मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उनको एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस चाहिए, तो वो हमको हेल्प करते हैं कि क्या क्वेश्चंस रहते हैं। और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट की मॉक भी रहते हैं, मतलब वो सेशन अरेंज करते हैं कि आपको प्लेसमेंट के लिए अगर बैठना है तो आपको कैसा बोलना है, कैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जिसकी वजह से आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। Hello guys, my name is Saili and welcome back to 7 Mentor where dreams comes to reality। और आज हम आए हैं एक अनदर पॉडकास्ट लेके हमारे अनदर स्टूडेंट के साथ। तो चलिए मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। हाय ओम। हेलो मैम। तो क्या आप अपना कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हो हमारे ऑडियंस के लिए? यस मैम, मेरा नाम ओम मंगेश क्षीरसागर है और फिलहाल मैं पुणे में रहता हूँ। ओके, तो आप कहाँ से हो वैसे? मैं वैसे अमरावती से बिलोंग करता हूँ। ओके, और पुणे में कितने टाइम से रह रहे हो? पुणे में मैम लास्ट 1 ईयर से रह रहा हूँ। ओके, दैट्स नाइस। तो आपका स्कूल कॉलेज वगैरह सब अमरावती से ही हुआ है? यस मैम, स्कूल कॉलेज दोनों अमरावती से हुआ है। तो कुछ बताइए अपने स्कूल के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में। स्कूल 10th तक एक ही स्कूल में था, नैनमाता हाई स्कूल, और उसके बाद 11th-12th किया है गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल से, और उसके बाद में इंजीनियरिंग किया है प्रोफेसर राममई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा, जो संत गाडगियावा अमरावती यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। वहाँ से मैंने IT इंजीनियरिंग किया है। कैसा रहा आपका इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस? इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस मैम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग एक्चुअली, राइट? यस मैम, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे वहाँ पे भी, पर बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीखने को मिली है। डिफरेंट लेवल्स पे कैसा कैसा उसका अप्रोच करना है, वो बहुत सीखने के लिए मिला है। ओके, दैट्स गुड। तो आप मतलब पुणे में कैसे आना हुआ आपका? पुणे आना कैसे डिसाइड किया आपने? यस मैम, आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोर्स करना है, और वो प्रॉपर्ली डेटा एनालिस्ट का कोर्स करना है, तो कोर्स करने के लिए ही मैं पुणे आया था। ओके, और डेटा एनालिटिक्स के बारे में मतलब कैसे पता चला, या आपको पहले से पता था? यस मैम, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था डेटा एनालिस्ट का, और मैंने खुद पे मतलब वर्क किया है, वेरी किया कि मैं कहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ परफॉर्म, तो इसलिए मैंने डेटा एनालिस्ट फिर चूज किया था वो फील्ड। ओके, दैट्स नाइस। जो कि आपको पता है ऑलरेडी कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताइए, मतलब यहाँ पुणे आने के बाद यहाँ पे कोई पहचान वाला था या बस आप आ गए? नहीं मैम, कोई भी मतलब पहचान के नहीं थे। हम 3 फ्रेंड्स थे, वो आए थे साथ में, उन्होंने भी डिफरेंट जगह क्लासेस किए, फिर मैंने भी डिफरेंट जगह मतलब यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया था। अच्छा, तो 7 मेंटर के बारे में कैसे पता चला आपको? 7 मेंटर के बारे में मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, उसके रिव्यूज वगैरह भी बहुत अच्छे थे, प्लेसमेंट्स अच्छे थे, तो फिर इसलिए डिसाइड किया था कि कोर्स करना है डेटा एनालिस्ट का, तो वो 7 मेंटर से ही करना है। तो आपने बाकी इंस्टीट्यूट्स मतलब देखे ही नहीं, आप गए ही नहीं वहाँ पे? नहीं मैंने विजिट किए, पर मेरे मतलब मैंने वेरी किया, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि 7 मेंटर ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं बहुत अच्छे से सीख सकता हूँ, और वहाँ से मैं प्लेसमेंट भी मुझे अच्छी जगह मिल सकती है। ओके, दैट्स नाइस। तो फिर आपने डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के लिए एनरोल किया यहाँ पे, यस राइट? तो कैसा आपका वो जर्नी, थोड़ा बताइए हमें कि। मैम वो 6 to 7 मंथ्स का जर्नी था। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट गया, क्योंकि कुछ चीजें बहुत डिफरेंट थी। मतलब टेक्निकल हिसाब से बोल रहे हो? मतलब क्या डिफिकल्टीज आ रहे थे? टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं था मेरा, मतलब पहले से पूरा टेक्निकल, क्योंकि ये मैंने फील्ड चूज की है, पर उतना नॉलेज मुझे नहीं था। पर यहाँ पे जो ट्रेनर्स थे अच्छे थे, दीपक सर और अनिकेत सर, उनके अंडर उन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी है, मतलब बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था कैसा है, और मॉक इंटरव्यूज वगैरह बहुत सगड़े मतलब। तो आपके बैचेस मतलब कब रहते थे, आप कब बैच में आते थे? बैचेस मैम मॉर्निंग रहता था, तो 12 से 3 PM या फिर 4 PM तक। अच्छा, मॉर्निंग से आप यहाँ तक मतलब आप बैठते थे 3-4 बजे तक? हाँ, 3-4 बजे तक बैठते। मतलब प्रैक्टिस के लिए या आपके सेशन ही चलते थे? सेशन चलते थे, और उसके बाद में फिर मॉक सेशन भी चलते थे। ओके, साइड बाय साइड मतलब? यस, साइड बाय साइड वीकली 1 या 2 मॉक सेशन अरेंज करते थे, क्योंकि फिर हमको रिवाइज होता था और रिकॉल करने के लिए इजी आता था वो प्रैक्टिस के लिए। मॉक सेशन में क्या होता था, मतलब अगर मुझे पता नहीं अभी मॉक सेशंस क्या होते हैं? यस मैम, मॉक सेशंस में ऐसा था कि एक मैम रहते थे और सारे स्टूडेंट्स रहते थे, तो मैम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते थे
तो उसके हिसाब से हमारी प्रैक्टिस होती थी पूरा इंट्रोडक्शन, बिकॉज एज अ फ्रेशर हमें पता नहीं कि इंट्रोड्यूस कैसा करना है, तो वो हमको मैम बताती थी। तो फिर हमने वो प्रैक्टिस किया इंट्रोडक्शन का, और मेन बात है कि कॉन्फिडेंस नहीं था हमारा एज अ फ्रेशर, तो फिर वो बिल्ड होने के लिए मॉक सेशंस का बहुत हेल्पफुल हुआ। दैट्स नाइस। और फिर मतलब आपका कोर्स का जर्नी हम थोड़ा कवर करते कि जब आपने एनरोल किया तो कैसा इन्वायरमेंट कैसा रहता था क्लासरूम का, या जो आपके सर है उन्होंने आपको कैसे मतलब पढ़ाना कैसे स्टार्ट किया, उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन बना फिर? स्टार्टिंग में सर के साथ कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे लिए वो भी सर नए थे, हमारे लिए ये फील्ड इतना फ्रेंडली नहीं था। पर सर ने हमको इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो चीज़ें हमको डिफिकल्ट गई थी, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है, कुछ कॉलेज से सीखी थी, पर हमको बहुत डिफिकल्टी गई थी समझने के लिए। पर यहाँ पे जो ट्रेनर्स है, जो सर से, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया है इजी वे में। उसके हिसाब से हमको समझने में ज़्यादा तकलीफ आसानी हुई है, इसलिए। तो अगर आपको अब समझ लीजिए कि आपका अगर क्लासेस के बाद आपको कोई क्वेरीज आ रहे हैं या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है जब आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, तब मतलब आपके ट्रेनर्स का रिस्पांस कैसा रहता था? ट्रेनर्स का रिस्पांस अच्छा रहता था मैम, क्योंकि हमारा ग्रुप बनाया था ऑनलाइन सर ने गूगल क्लासरूम पे, तो वहाँ पे हम हमारे डाउट्स पोस्ट कर सकते थे एनी टाइम। सर अवेलेबल थे हमारे लिए, और सर ने बोला था कि कुछ भी डाउट रहे तो वहाँ पे हम पूछ सकते थे। तो उसके हिसाब से हमारा आसानी हमको इतनी होती थी, इजी वे, क्योंकि हम कभी भी अगर स्टडी करते थे तो हमको हार्ड नहीं आता था। कभी भी डाउट आया तो पोस्ट किया तो सर विद इन 2 और 3 आवर्स और विद इन 6 to 7 आवर्स सर रिप्लाई कर देते थे। ओके, तो इसकी वजह से आपको मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, राइट? हाँ, इजी। ओके, तो फर्स्ट तो हार्ड पार्ट आपका चला गया, फिर बाद में 3-4 महीने के बाद 2-3 मॉड्यूल्स हुए हमारे, टोटल 5 to 6 मॉड्यूल्स है डेटा एनालिस्ट में। तो 2-3 मॉड्यूल्स है, उसके बाद में हमको थोड़ा सा मतलब अच्छा फ्लो मिला, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, थोड़ा कंफर्टेबल हो गया आप सिचुएशन के साथ या कोर्सेस के साथ। यस मैम। थोड़े मॉक सेशंस भी इंक्रीज हुए। फिर उसके बाद में अदर देन टेक्निकल भी रहता था हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ओके, मतलब आपके इंटरव्यू सेशंस रहते थे, सर बताते थे कि हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक। ओके, मतलब जो आपके ट्रेनर थे वही आपको ये चीजें भी साइड बाय साइड बताते थे? अदर ट्रेनर्स थे, बिसाइड दिस ट्रेनर्स देयर वाज अ नॉन टेक्निकल ट्रेनर्स। ओके, सो वो हमको बहुत अच्छे से बताते थे कि कैसा बोलना है, क्या बोलना है, रिज्यूम क्रिएट कैसा करना है। मतलब आपके इंटरव्यू सेशंस में स्टार्ट फ्रॉम बिल्डिंग द रिज्यूम है, इसके आपको कैसे बात करनी है, कैसा बैठना है, ये भी चीजें आपको पूरा कैसा बैठना है, कैसा रिज्यूम क्रिएट करना है। क्योंकि अगर रिज्यूम अच्छे से क्रिएट किया है, प्रॉपर क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, जिसके हिसाब से हमारा रिज्यूम जल्दी से शॉर्टलिस्ट होगा, और प्लेसमेंट की उतनी ही ज्यादा हमारी गारंटी बढ़ेगी ऐसा। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक आउटसाइडर हूँ और मुझे डेटा एनालिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, आई एम अ न्यूबी और मुझे कुछ ही नहीं पता है डेटा एनालिटिक्स के बारे में, और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ डेटा एनालिटिक्स में, तो वो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे आप ये फील्ड में आ सकते हो, या इसमें आपको क्या ग्रोथ मिल सकती है, आगे जाके क्या अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में? मैम डेटा एनालिसिस फिलहाल में बहुत बूम कर रहा है, बट मैं ऐसा करूँगा नॉट फॉर फ्रेशर्स, बट एक्सपीरियंस लेवल पे बहुत अच्छा है, पर एज अ फ्रेशर हम स्टार्ट कर सकते हैं छोटे से। बेसिकली अगर आसान शब्दों में हम बोलना चाहे तो व्हाट इज डेटा एनालिस्ट, कोई एग्जांपल के साथ हम डेटा एनालिस्ट इज लाइक अ विजुअलाइजेशंस। कोई भी बिजनेस है, वहाँ पे डेटा रहेगा, तो वो डेटा को जब हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तभी हम वो बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, डेटा एनालिस्ट इज बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। ओके, मतलब ये कैसे हेल्प करता है आपको? आपने अभी जैसे कहा कि जैसे चलिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि डीमार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? डीमार्ट इज अ स्टोर, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारा डेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते होंगे, बाहर जाते होंगे, इन्वेंटरीज होती है उनकी, ये सारा डेटा आपके पास आता है बेसिकली, राइट? तो आप मतलब इस डेटा को कैसे सॉर्ट करते हो, या मतलब क्या रहता है, व्हाट इज द प्रोसेस? मैम देयर आर डिफरेंट टूल्स, जैसे पावर बीआई एक टूल है, सिक्वल डेटा मैनेज करने के लिए यूज होता है, और पाइथन यूज होता है जो कि कोडिंग लैंग्वेज है, बहुत मतलब यूजर फ्रेंडली है। तो वो सब का हेल्प करके हम डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं इजीली, डेटा को समराइज करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं इजीली, क्योंकि जो भी स्टेक होल्डर्स है बिजनेसेस में, उनको इजीली जब वो डेटा प्रॉपरली विजुअलाइज करेंगे हम,
तो उनको अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी होगा। जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो मतलब लोग हैं तो उनको आसानी बहुत होती है समझने के लिए डेटा। तो उसके हिसाब से वो बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, किधर कौन सा। फॉर एग्जांपल अगर हम डीमार्ट का देख ले तो कौन सा जो प्रोडक्ट है उसका सेल्स डाउन जा रहा है, कौन से रीजन में जा रहा है। मतलब हम रीजन वाइज भी और प्रोडक्ट वाइज भी अपना डेटा सारा सॉर्ट कर सकते हैं। यस मैम प्रोडक्ट वाइज। उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा मंगवानी है, किसका कम करना है, आपके बजट में भी हेल्प करेगा। हाँ, वो सबके लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, दैट्स नाइस। बहुत काम रहता होगा ना, मतलब डेटा सॉर्ट करना। यस मैम वो बहुत मतलब क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेटा। कोई भी कंपनी में जाओ, इंडस्ट्री जाओ, कोई भी इंडस्ट्री जाओ, बैंकिंग रहो, IT सेक्टर हो, वहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो डेटा एनालिटिक्स का जो फील्ड है तो ये मतलब बहुत वास्ट मुझे लग रहा है। आप जैसा अभी बता रहे हो बैंक से लेके आप ग्रोसरीज, मतलब अभी जैसे डीमार्ट का एग्जांपल लिया आपने, तो ये सारी जगह पे ये यूज होता है, बस अलग अलग फॉर्मेट में डेटा आपके पास आता होगा, राइट? यस मैम, अलग अलग फॉर्मेट में आता है, अलग अलग फाइल्स में आता है। तो वो हमको कन्वर्ट करना होता है, और वो कन्वर्ट करने के बाद में जो टूल्स है जैसे कि पावर BI टूल है तो उसमें वो इंपोर्ट करके उसको क्लीन करना है, सॉर्ट करना है। फिर उसके बाद में उसमें जो डिफरेंट विजुअलाइजेशंस है हम उसके हिसाब से विजुअलाइज यूज कर सकते हैं। क्योंकि हर इसके लिए डिफरेंट विजुअलाइजेशन यूज होता है, डिफरेंट पैटर्न्स है, उसके हिसाब से वो इजीली व्यू कर सकते हैं। फॉर रीजन वाइज अगर व्यू करना है तो अलग विजुअलाइजेशन, प्रोडक्ट वाइज करना है तो अलग विजुअलाइजेशन। तो वो बहुत हेल्प होता है उसका। एग्जैक्टली, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी उसमें कवर हो जाता है डेटा पे। यस मैम। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो मुझे अभी एक चीज़ बताइए, जैसे आपने अभी कहा, एक पॉइंट आपने बोला कि फ्रेशर्स के लिए ये अब ज़्यादा रिकमेंड नहीं करना चाह रहे हो कि बोले कि एक्सपीरियंस हो तो करो। तो अगर मुझे एक्सपीरियंस लेना है, या जैसे आपने बोला कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा फिर अगर मुझे ये कोर्स करना है तो? मैम ये अगर कोर्स कर रहे हैं आपको तो आपको मेरे हिसाब से कोडिंग थ्रू थोड़ा सा इनसाइड जाना चाहिए। पर एट द सेम टाइम ये फील्ड इतनी बूम कर रही है इंडस्ट्री में, डेटा एनालिसिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि साइड बाय साइड कोई भी फील्ड में आप रहो तो आपने डेटा एनालिसिस पे थोड़ा सा तो भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड डेटा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द इंडस्ट्री। बिकॉज ऑफ विच हमको डेटा के ऊपर वर्क करते रहना चाहिए। डेटा एनालिसिस जो भी टूल्स है डिफरेंट उसके ऊपर। ओके, तो हाउ मेनी टूल्स आर देयर इन डेटा एनालिसिस? हम टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर पावर BI टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर द विजुअलाइजेशन। एट द सेम टाइम वो टेबल्यू है जो पावर BI जैसा ही वर्क करता है। पर पावर BI जो है वो फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस लेवल पे टेबल्यू यूज कर सकते हैं। SQL जो है तो वो डेटा मैनेज करने के लिए बहुत सही टूल है। और जो पाइथन है वो बहुत सही कॉम्बिनेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि एज अ फ्रेशर हमको कोडिंग का उतना नॉलेज रहता नहीं है। बहुत सारे लोग डरते हैं कोडिंग से। मैं पर्सनली कोडिंग में इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो ट्रेनर ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आसानी गई करने में। और पाइथन लैंग्वेज बहुत ईजी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया, तो पाइथन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है उसमें एक्सेल। बहुत सारे लोग एक्सेल को इग्नोर करते हैं क्योंकि MS एक्सेल है वो इतना मतलब छोटी चीज है ऐसा लगता है, पर वो जब डेटा एनालिस्ट बोलते हैं हम तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका डेटा का, क्योंकि एक्सेल में ही बहुत सारे डेटा जो रहते हैं वो एक्सेल फॉर्मेट में ही रहते हैं। तो उसके हिसाब से वो वहाँ पे डेटा मैनेज करना, सॉर्ट करना बहुत आसान जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मेरे को इतना पता नहीं था। आई बेट कि बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा इसके बारे में। तो अभी जैसे हमने जो ऑनगोइंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स है उसके हिसाब से अभी कौन से टूल्स है जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब। और मुझे एक चीज़ ये पूछनी है आपसे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू थिंक कि आने वाले 5 साल में ले लीजिए कि डेटा एनालिसिस का क्या ये हो सकता है कि कहाँ तक लोग जा सकते हैं, या इसमें कितना ग्रोथ आ सकता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? मैम जो डेटा एनालिस्ट फील्ड है मैंने पहले भी मेंशन किया है, ये बहुत बूम करने वाली फील्ड है। तो मैं फ्रेशर को ऐसा ही बोलूँगा कि अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स कीजिए डेटा एनालिस्ट का, मैं ऐसा बोलूँगा। पर साइड बाय साइड डेटा पे वर्क अगर करना है आपको आगे जाके तो डेटा एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। उसमें स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स को भी बहुत लोग इग्नोर करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक मेन मॉड्यूल है, तो उसके ऊपर भी वर्क कीजिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी हम डेटा कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूलाज लगता है, तो उसमें स्टैटिस्टिक का भी उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो मुझे एक बात बताइए ओम, कि हमने बहुत सारी टेक्निकल बातें कर ली अभी, तो हम थोड़ा टेक्निकल से हट के आते हैं कि
मुझे एक चीज पूछने की अभी जैसे गाइस मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि ओमकार हैज जस्ट गॉट द प्लेसमेंट और अभी वो प्लेस हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू मैम। तो अभी आप प्लेसमेंट आपका हो गया, आप जॉब वगैरह कर रहे हो, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी पूछते कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ, कि आप मतलब अभी जॉब ही करना चाहोगे या आप ये डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज है इस फील्ड में? यस मैम। मैम रिसेंट में क्या हुआ है कि बहुत सारे जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको अभी फिलहाल तो जॉब जॉब करना है, पर लॉन्ग टर्म में है ना उनको खुद का कुछ स्टार्टअप करना है या फिर खुद का बिजनेस करना है। तो मेरा भी वैसा ही मतलब सोच के कि पहले इंडस्ट्री में जाना है, एक्सपीरियंस लेना है, थोड़ा समझना है कि कैसा वर्किंग होता है, कैसा कल्चर होता है। जब हम ऑफिस में जाएंगे तभी हमको समझ में आएगा। एज अ फ्रेशर हम डायरेक्ट कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमको उसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट टेक्निकल। एग्जैक्टली। वहाँ पे हमको कैसा इंटरेक्ट करना है, क्लाइंट के साथ में कैसा रिलेशन बिल्ड करना है, तो वो हम हमारे सीनियर से या फिर ऑफिस के कल्चर से ही समझ सकते हैं। राइट। तो मतलब आप भी आपका खुद का कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो अभी? यस मैम। मेरा मतलब फ्रेंड के साथ में भी एट द बैकग्राउंड हमारा चालू ही है। कॉलेज टाइम से भी इंजीनियरिंग में भी हमने वही सोचा है, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आइडियाज है हमारे पास, पर उसको एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है उसके लिए हमको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री वर्क कैसी करती है प्रॉपर। और मेन बात, अगर बिजनेस करना है तो किस चीज की डिमांड है पब्लिकली, तो हमको उसको समझना पड़ेगा, उसको हम कैसा फुलफिल कर सकते हैं, वो चीज के लिए हमको अभी एंट्री लेना बहुत जरूरी है। राइट। ओके, ऑन दैट नोट मुझे ये बताइए कि आपका 7 मेंटर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब ऑल ओवर आपके क्लासरूम का एक्सपीरियंस बताइए, या ऑल ओवर आपको कैसा लगा? मुझे 7 मेंटर का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। यस मैम। अगर 7 मेंटर के लिए बारे में बात करना चाहूँ तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, जो ट्रेनर्स थे वो बहुत फ्रेंडली थे हमारे साथ में, ऐसा स्ट्रिक्ट करके नहीं था। हमको कोई भी डाउट आया तो हम सेशन में पूछ सकते थे या फिर आफ्टर सेशन भी पूछ सकते थे। और उन्होंने जो भी मॉक्स लिए, हमारे स्टार्टिंग से ही मॉक्स शुरू कर दिए। हमको आता नहीं था, पर जब उन्होंने मॉक्स लिए तो हमको पता चला कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। अगर हमको नहीं आता है तो साथ वाला जो बैठा है वो कैसा आंसर कर रहा है, वो उसके हिसाब से वो जो मॉक सेशंस का आइडिया है वो बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल था वो। उसके बाद फिर मॉड्यूल्स होते गए, फिर प्लेसमेंट आती गई, फिर हमने प्लेसमेंट के लिए भी इनरोल किया। ओके, फिर प्लेसमेंट टीम का मतलब कैसा था सपोर्ट? मैम प्लेसमेंट, क्योंकि क्या होता है, देखिए बहुत जगह पे अब जाते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का ऐसा एक्सपीरियंस अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो आपको प्रॉमिस किया जाता है जब बात आती है प्लेसमेंट की। ठीक है, तो अभी जैसे आपका प्लेसमेंट हो गया और आपको यहीं से ही प्लेसमेंट मिला है, तो प्लेसमेंट टीम के बारे में या यहाँ का जो प्लेसमेंट कल्चर है उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम अगर यहाँ पे डिफरेंट टीम्स है, जैसे CRM टीम है, प्लेसमेंट टीम है, तो प्लेसमेंट टीम का भी इतना अच्छा है कि अगर कोई एक जन अवेलेबल नहीं रहा तो हम दूसरे मैम को कन्वे कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, तो वो बहुत जल्दी मतलब हमको रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हमको अगर कुछ डाउट आया है, कोई कंपनी के बारे में डाउट है कि कैसा है, तो वो मैम हमको कनेक्ट करके बताती है कि मतलब कैसा है, कंपनी का बैकग्राउंड वगैरह सब बताया जाता है। हाँ, बैकग्राउंड बताते हैं, तो फिर उसके बाद ही हम उसको फिर अप्रोच करते हैं। फिर बहुत बार मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उनको एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस चाहिए, तो वो हमको हेल्प करते हैं कि क्या क्वेश्चंस रहते हैं। और उन्होंने डिफरेंट प्लेसमेंट के मॉक भी रहते हैं, मतलब वो सेशन अरेंज करते हैं कि आपको प्लेसमेंट के लिए अगर बैठना है तो आपको कैसा बोलना है, कैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो जिसकी वजह से आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसके हिसाब से जितना हम ज़्यादा इंटरव्यू देंगे, स्टार्टिंग में रिजेक्शन तो होने ही वाला है क्योंकि एज अ फ्रेशर वो होने वाला है, पर आप जितने इंटरव्यू देंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्ड होगा। मुझे भी स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं था इतना बोलने का, क्योंकि हम इंग्लिश उतना नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ भी और एनवायरनमेंट में भी, पर इंडस्ट्री को इंग्लिश की जरूरत है, रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मॉक सेशंस जो है हमको प्लेसमेंट के लिए भी जब भेजते थे तो पहले मॉक लेते थे। अगर हमारा मॉक क्लियर हुआ तभी हम आगे जाते थे, क्योंकि उनका भी ऐसा था कि आप बाद में जाके रिजेक्ट होने से अच्छा है कि आप पहले ही से प्रिपेयर हो जाओ। तो हमको एक आइडिया दी थी, तो हमारा जो भी डर है वो निकल जाता था, तो हमको वो हार्ड नहीं जाता था उसकी वजह से।
बहुत अच्छी बात है एक्चुअली कि आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिला सर मेंटोर से, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी प्लेसमेंट भी हो गई है। ठीक है, वेरी नाइस एक्चुअली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस बताया। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Yeah, thank you so much, ma'am. I am very helpful. ओके, and- एंड देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। तो okay. जो आपके मैम है जिनका प्लेसमेंट हुआ है आपसे, वो अभी आके आपको एक गिफ्ट देंगे। ओके, Yeah, okay, sure. Thank you so much, ma'am. so that's it for today, guys, and it was a lovely experience shared by Om, and see you next time. Bye.